गुड आफ्टरनून बेटा। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे तब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फाइन। तो स्टार्ट करें। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स और इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन सब की बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस की। इन्वायरमेंटल एनालिसिस बेसिकली कुछ एक टाइप की कुछ रोज और कॉलम से मिला के कुछ मैट्रिसेस बनाई गई थी, जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की एनालिसिस करते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस बेसिकली वो प्रोसेस होती है जिसमें स्ट्रेटजिस्ट कोशिश करते हैं कि वो जो भी हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट होते हैं या मैक्रो फैक्टर्स होते हैं उसके थ्रू ये जान सके कि इन्वायरमेंट में किस किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स हैं फॉर द फर्म। ठीक है। और अगर वो थ्रेट्स हैं तो उनको वो किस तरीके से उस पर ओवरकम करके फर्म उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके या अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सके। ठीक है। और ये सारी प्रोसेस, ये सारी एनालिसिस मैनेजरियल लेवल के एंड से ही होती है। मैनेजरियल लेवल पर जो भी पर्सन होंगे वो यही काम करेंगे। ठीक है। मेन उनका काम ही यही होता है क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजीज होती है उनका फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही चीजें किसके थ्रू हो जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू हो जाती है। बट मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो मैनेजमेंट होता है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लोअर लेवल पर तो यही होता है। मिडिल लेवल के साथ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि मैनेजरियल लेवल के एंड से भी वहां से पॉलिसीज टॉप लेवल से पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन हो जाता है। बट उसको किस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज किससे कैसे काम लेना है और कैसे उनका इवैल्यूएशन क्रॉस चेक, ये सारा काम मैनेजरियल लेवल पर होता है। ठीक है। तो एनवायरमेंट एनालिसिस को अगर कहा जाए, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच स्ट्रेटजिस्ट मॉनिटर्स द इकोनॉमिक, गवर्नमेंट, लीगल, मार्केट ऑब्लिक कॉम्पिटिटिव, सप्लायर ऑब्लिक टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल सेटिंग्स टू डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू द फर्म। ठीक है। बेसिकली एनवायरमेंट एनालिसिस कुछ स्टेप्स का एक प्रोसेस है और जब तक प्रॉपर किसी फर्म की एनवायरमेंट की एनालिसिस हो नहीं जाती तब तक वो रिपीटेडली वही प्रोसेस होता रहता है। ठीक है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स के में क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल एनालिसिस एक क्या है, होलिस्टिक एक्सरसाइज है। होलिस्टिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक बहुत हमें ब्रॉड लेवल पे काम करना होता है एनवायरमेंट की एनालिसिस करने के लिए। क्यों करना होता है, क्योंकि हमें अगर एनवायरमेंट की एनालिसिस करनी उसमें हमें फॉर्म का जो भी इंटरनल है जो भी एक्सटर्नल है दोनों टाइप के ही एनवायरमेंट को क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि दोनों ही टाइप की जो एनवायरमेंट है उनसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं सामने जिनसे फॉर्म पर नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आ रहा है तो एक अच्छी बात है क्योंकि हमारी फर्म ग्रो कर रही है। ठीक है। बट अगर इन दैट केस की हमारी फर्म को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी भी टाइप के डिसीजन या किसी भी एनालिसिस के बाद अगर ये जानते हैं तो हमें उस प्रोसेस पे कहीं ना कहीं क्या करना होगा, कुछ भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने ही पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो भी फर्म है वो ग्रोथ अपनी एज इट इज ग्रोथ या सर्वाइवल के पार्ट पर एज इट इज बनी रहे। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस। एक्सप्लोरेटरी इसलिए क्योंकि हमें इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना होता है ज्यादा से ज्यादा, और इससे क्या होगा, अगर हम जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे शायद उतना ही ज्यादा हम अपने फर्म के चारों ओर की जो भी सराउंडिंग्स है उसको हम और अच्छे से क्या कर पाएंगे, पहचान पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी फर्म की जो वर्किंग होगी वो उसी के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट होने लगेगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है,
कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टिन्यूएशन में कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी ये है ही, इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो फर्म है हमें उसमें क्या होता है, लगातार काम करना ही पड़ता है, चाहे वो हमारे इंटरनल फैक्टर एनालिसिस हमें करनी है, एक्सटर्नल फैक्टर, कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जिसमें ब्रेक की जरूरत हो या ब्रेक लेके हम काम करें। इसलिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से काम करना होगा कि हमारे जो भी एनालिसिस है वो हम उसे करते ही रहें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, कोई आइडिया है? बोलो। बोलो बच्चों, पढ़ रखा है तुम लोगों ने इसलिए पूछ रहे हैं। बोल दो बच्चों, पढ़ रखा है ना कि क्यों इम्पोर्टेंस होती है इन्वायरमेंट की? मत बताओ, हम ही बताते हैं। इन्वायरमेंट की एनालिसिस इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी भी स्ट्रेटजी में कोई चेंज होता है या जो भी स्ट्रेटजीज हम यूज कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग हम काम करते हैं। ठीक है, एक इसलिए भी इन्वायरमेंट की एनालिसिस के थ्रू हमें क्या पता लगता है कि हमारे जो भी फ्यूचर टाइम पीरियड में हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसमें से हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि हम इन्वायरमेंट के एनालिसिस के थ्रू अपनी फर्म के लिए और क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, environmental analysis helps strategists develop an early warning system to prevent threats, to develop strategies which can convert a threat into an opportunity. environment analysis के थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको बोला करो। इसके थ्रू जो भी स्ट्रेटजिस्ट होते हैं वो ये काम एक कर सकते हैं कि जो भी फर्म जो भी स्ट्रेटजीज यूज कर रही है उसमें अगर कोई थ्रेट या अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा है, ये क्या करती है, पहले ही एज अ वार्निंग के तौर पर काम करती है फॉर आवर फर्म, या फॉर आवर फर्म क्या है, एक सिस्टम की तरह से काम कर रही है। तो ये जो एनालिसिस है ये एज अ क्या करती है, एज अ वार्निंग की तरह काम करती है कि इन फ्यूचर अगर फर्म में जो किसी भी टाइप की कोई भी जो भी स्ट्रेटजी यूज हो रही है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिससे फर्म को उसके बेसिस पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या करती है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करती है कि फर्म में उस काम को होने से वो फर्म को रोक देती है। ठीक है, रोक देती है, ऑलरेडी कुछ हेल्प विद द स्ट्रेटजी वो हेल्प करती है जिससे कि फर्म क्या कर सके, ध्यान दे सके कि किसी तरीके से उनका कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए टू द फर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड, they help to determine what factors in the environment present threats to the organization's present strategy and objectives accomplishment। ये भी है कि इन्वायरमेंट एनालिसिस के थ्रू इन्वायरमेंट में जो भी थ्रेट्स हैं, प्रेजेंट में जो स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं उससे रिलेटेड, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि और उन स्ट्रेटजीज के थ्रू ये एनालिसिस हेल्प करती है कि इन्वायरमेंट को क्या करे, उन फैक्टर्स के थ्रू उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड करती है जिससे वो जल्द से जल्द या विदाउट वेस्टेज एनी टाइम अपनी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अकॉम्प्लिश कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है, दे आल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द इनहेरेंट रिस्क involved in utilizing the opportunities as normally risks are involved in any opportunity। ऑब्वियस सी बात है, हमें जो भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी थ्रेट्स जिनको हमें अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, उन पे काम कर पाना है या उनसे हम डायरेक्टली प्रॉफिट अचीव कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं जब हमारे लिए उसमें कुछ चांसेस रिस्क फैक्टर के भी प्रेजेंस के होते हैं।
और ये रिस्क फैक्टर क्या करता है, ये रिस्क फैक्टर क्या करता है, यही रिस्क फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे असर डालता है, जिससे कि जो भी उनकी स्ट्रेटजीज है उसको वो सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं और उनके गोल्स अकॉम्प्लिश नहीं हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दे हेल्प टू डिटरमाइन व्हाट फैक्टर्स इन द एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। क्या होता है, एनवायरमेंट एनालिसिस के थ्रू उन फैक्टर्स का भी डिटर्मिनेशन होता है जो जो कि एनवायरमेंट की अपॉर्चुनिटीज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए या रिसोर्सेज के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए एनवायरमेंट फॉर्म को क्या करते हैं, रोकते हैं, या कुछ भी ऐसा काम जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट से प्रॉफिट वाला होता है उसको करने से रोकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उनके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं फॉर द फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, सिस्टमैटिक एनालिसिस इनेबल्स द मैनेजर्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड टू हैव इनफ टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज। दिस मिनिमाइजेस द टाइम प्रेशर ऑफ द मैनेजर्स ऑन द अनएंटिसिपेटेड इवेंट। सिस्टमैटिक एनालिसिस क्या करती है, मैनेजर्स को अगर हम प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटाइज तरीके से अपने फॉर्म की के एनवायरमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये एनालिसिस क्या करती है, फर्म को प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी की वो अपने जो भी क्या बोल सकते हैं, जो भी फर्म के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्टिव के अकॉम्प्लिशमेंट को लेकर जो भी प्रेशर है उस प्रेशर को कम करती है। साथ ही साथ फर्म को फ्यूचर की प्रिडिक्शन के बेसिस पर जो अनएंटिसिपेटरी इवेंट्स हैं जो कि फ्यूचर में होने वाली हैं, जिसके बिहाफ पर फर्म ने किसी भी टाइप का कोई भी प्रिडिक्शन नहीं किया है, उसमें जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं उसके लिए मैनेजर को क्या करती है, इनेबल या एनकरेज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है दे हेल्प द मैनेजर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली देन अदर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी फर्म्स इन्वायरमेंट की एनालिसिस कर रही होती हैं, ये प्रोसेस क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को मोटिव या ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, प्रोवाइड करने नहीं, अकॉम्प्लिश करने में इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स या अदर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है, सबसे पहला ये है एलिमिनेट अनसर्टेनिटी। कैन नॉट एलिमिनेट, ऑब्वियस सी बात है, हमारे फर्म के फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें नहीं पता है, तो बेसिकली जो एनवायरमेंटल एनालिसिस होती है वो अनसर्टेनिटी को के एलिमिनेशन में जरा भी यूजफुल नहीं होती है। ठीक है, मींस यूजफुल या हेल्पफुल कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जो एनवायरमेंट एनालिसिस है वो कहीं से भी इस चीज की इंश्योर नहीं करती है कि एनवायरमेंटल एनालिसिस से फर्म अपना 100% ही दे पाएगी या इफेक्टिवली दे पाएगी। ठीक है, या फर्म इफेक्टिवली वर्क कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस इज ऑफन नॉट रियलाइज्ड बिकॉज it depends upon how it is practiced. Sometimes the managers show their faith in the data without verifying the data. Means क्या कह रहा है, जो भी environmental analysis है वो फर्म के पोटेंशियल को शो पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि किस तरीके से वो काम फर्म में किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म। समटाइम्स क्या होता है, बिना डेटा के वेरिफिकेशन के काम करने से डेटा पर ही जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड को सक्सेसफुली मीट नहीं करते। ठीक है, लास्ट क्या है, when there is an overloading of information it is likely to be misleading as too much reliance is often given to the collected data through environment scanning। और ये क्या कह रहा है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी इंफॉर्मेशन पर काम करने लग जाएंगे, उससे हम डेटा को अलग करने लग जाएंगे या उस डेटा पर वर्क करने लगेंगे, तो ऐसे हालात में क्या होगा, हमारी जो भी एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल रिजल्ट है उससे मिसलीड कर जाएगी। ठीक है, और जो भी हमारा डेटा कलेक्शन या जो कुछ भी इन्वायरमेंट के स्कैनिंग से रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक गलत भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी बाउंड्रीज थी जिनसे आगे बढ़ के कोई भी फर्म काम नहीं करती है। लेवल ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, दो टाइप के लेवल होते हैं।
कौन कौन से, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मींस जो एक्सटर्नल वे में काम करे फॉर्म में, इंटरनल मींस जो इंटरनल तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ इंटरनल कैपेबिलिटीज। ये एक फ्रेमवर्क दिख रहा होगा तुम लोगों को इंटरनल एनालिसिस का। कुछ समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है? किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में आ रहा हो जरा एक्सप्लेन करो। याद रखना ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव कर रहा है, एरोस पे खास ध्यान दो, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी से 1 मिनट में देखो, तुरंत एक्सप्लेन करो कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मिलके किस तरीके से इंटरनल एनालिसिस को कंप्लीट कर रहे हैं। फटाफट जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी पढ़ा हुआ है एक बार का, जल्दी जल्दी बोलो। बोलो बच्चों, तुम लोगों के पूछो, नहीं आ रहा है? लो यहाँ तो पार्टिसिपेंट ही कम होने लग गए, एक टास्क दे दिया तो इस तरीके से पढ़ाई होगी? अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो याद रखना ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद आज की क्लास में कोई टॉपिक कराएंगे नहीं। पढ़ी हुई चीज है सामने, सामने से 5 फैक्टर्स है जिनको तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है, वो भी नहीं कर पा रहे हो। बोलो बच्चों, नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं, हम ही बोलते हैं। अब ये याद रखना, इसके बाद अब कोई टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हाँ, तो बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, और ऑर्गेनाइजेशन का उन रिसोर्सेज की ओर क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, इन दोनों फैक्टर्स से मिलकर ही क्या होती है हमारी इंटरनल एनालिसिस कंप्लीट होती है। अब सबसे पहले क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर काम करते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ साथ ही अगर हम इन पर काम करके वीकनेस को कम करें और अपनी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज करें, तो हमारी जो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, वो और इंक्रीज करती है। मींस वो प्रॉपर तरीके से अगर एनालिसिस होगी, काम होगा, तब उस केस में क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर इस टाइप से काम होगा तो उसमें क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरनल फैक्टर हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर हैं वो और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, जिससे वो अपना बेस्ट दे पाए। ठीक है, और इससे क्या होगा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्रिएट होगा। ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बेसिकली एक नॉन लीनियर क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है बिटवीन, कैसे कहें, किसी भी दो एक्टिव एंटिटीज के बीच में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी से होते हुए भी एक फाइनल रिजल्ट जो दे रहे हैं वो कॉमन दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम 2 डायमेंशन लेकर चल रहे थे, बट इनका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के फॉर्म में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी पर काम किया, उसके से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्रिएट हुए। उससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की को कॉम्पिटेटिव, वो अपनी क्या बोल सकते हैं, कॉम्पिटेंसीज पर और अच्छे से काम कर पाए। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिली। इस एडवांटेज से क्या हेल्प मिलती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी उसके अवेलेबल या मार्केट में अवेलेबल कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे वो और अधिक अच्छा इम्प्रूव करके अपने प्रोडक्ट को या जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है कस्टमर को, उससे वो और ज्यादा से ज्यादा अपने यूजर्स को पोटेंशियल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर पाएगी। क्लियर हुआ? ये हमारा फ्रेमवर्क था इंटरनल एनालिसिस का, या एक डायनेमिक भी कह सकते हैं इंटरनल एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है इंटरनल एनालिसिस की? सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ की स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स। हमें इंटरनल एनालिसिस करनी है तो सबसे पहले जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि किन किन फैक्टर्स के कंसीडरेशन के साथ ही हम स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स। हमने स्ट्रेटेजिक फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो ये फैक्टर्स जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, साथ ही साथ अब हमें इनका क्या करना है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी इनकी फाइंड करनी है। जैसे जैसे जिस जिस लेवल पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से हम अपने एक एक स्ट्रेटेजिक फैक्टर को की इंपॉर्टेंस भी नोट करते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसेसिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ की फैक्टर्स। अब ऑब्वियस सी बात है, हमने कोई एक स्ट्रेंथ असाइन करी, अब हमें ये देखना है हमारी उस असाइंड स्ट्रेंथ में क्या हो सकता है, कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड है, ठीक है, जिन्हें इंक्लूड भी है और साथ ही साथ वीकनेस भी इंक्लूड है। ठीक है, की फैक्टर एंड वीकनेस दोनों ही इंक्लूड है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें पहले अपनी स्ट्रेंथ को का असेसमेंट करना होगा, और साथ ही साथ जो हमारी फर्म के लिए वीकनेस के तौर पर काम कर रहे हैं उनको हमें कम करके उस वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोफाइल। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोफाइल को शॉर्ट में SAP SAP कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या जान सकते हैं, हमारे खुद के बिहेवियर या खुद जो हम काम कर रहे हैं, मीन्स हमारा वे ऑफ वर्किंग, उसमें किस टाइप की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनसे हमें रिमूव जिन प्रॉब्लम्स के रिमूवल के लिए हमें उन स्ट्रेटजीज को ही कहीं ना कहीं, क्या कहीं ना कहीं बोलो, तुम लोग एकदम म्यूट में बैठे हुए हो। एक मिनट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दिस प्रोफाइल कैन शो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन टर्म्स ऑफ डिग्री, अदर ईदर ऑफ क्वालिटी और ऑफ क्वांटिटी। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब हमें SAP स्ट्रेटजिक एडवांटेज प्रोफाइल अपनी फर्म का बनाना होता है तो एक किस बेसिस पर बनता है, जो ऊपर हम पिछले 5 स्टेप्स करके आए हैं। ठीक है, लाइक स्ट्रेंथ फैक्टर और वीकनेस फैक्टर का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उनमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो, फिर उसके बाद इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमें क्या है, जो ये इन्वायरमेंटल एनालिसिस है या इंटरनल कैपेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की, इसमें अगर कैसे कहें, अच्छा ये हुआ। लास्ट है मैचिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज विद अपॉर्चुनिटीज। अब हमने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोफाइल बनाए तो हमने वहां ये भी मेंशन किया कि हमने किन किन पॉइंट्स पर एंड कब कब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ली है। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अब उसके बाद सबसे लास्ट स्टेप है मैचिंग स्ट्रेटेजिक एडवांटेज विद अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज विद अपॉर्चुनिटीज का क्या है, ठीक है, मीन्स अब हमें जो भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिली है उसको अब हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे अपनी खुद की ही, से खुद से ही जो भी हमारी पास अपॉर्चुनिटीज हैं या स्ट्रेंथ है, कोई भी महंगा कोई भी, मतलब इस टाइप की चीज कॉस्टली नहीं कह सकते हैं, ऑल्दो वो चीप हो, बट वो बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा तो ये तो थे हमारे
क्या, जो भी एनवायरमेंट एनालिसिस थी उसकी प्रोसेस, ठीक है, या इंटरनल कैपेबिलिटीज की। फाइन। तो अब एक काम करते हैं, ये नोट्स से एक बार रीड आउट करके देखना तुम लोग, और बाकी हम इसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर अब जब भी होगा, कल परसों जब भी, तब आगे इसके पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर से कर लेना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? बोल दो बच्चों, तुम ही लोगों से बात करते, तुम लोग एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो। ठीक, और बच्चों ठीक है, फिर हम वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू, आज तो तुम लोगों ने कसम खाई थी कि कुछ बोलोगे नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तुम लोगों ने। हो सके तो अटेंडेंस पोस्ट कर देना, ठीक है।